वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल टू द येट अनदर एपिसोड जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं की चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी इन कंसर्न टू फाइनेंशियल सेक्टर। सो आरबीआई ने रिसेंटली कुछ चेंजेस लागू किए हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए कंसर्निंग द ओपनिंग ऑफ द करंट अकाउंट्स and the CCOD accounts by the bank. So basically guidelines जो है वो December 11, 2025 के अंदर आई है। गाइडलाइंस मल्टीपल बैंक्स के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आई है। आज जो हम एड्रेस करने वाले हैं वो हैं हमारे कमर्शियल शेड्यूल बैंक से रिलेटेड गाइडलाइंस। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 ऑफ द डायरेक्शंस व्हिच वाज टाइटल ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट एंड CCOD अकाउंट बाय द बैंक, ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट हो गया है और इस चैप्टर को रिप्लेस किया है एक नए चैप्टर ने विच इज चैप्टर 11A इन द टाइटल्ड एज मेंटेनेंस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स बाय द बैंक। तो क्या चेंजेस इसके अंदर हुए हैं ये हम आज अब पढ़ेंगे। वीडियो को पूरी तरीके से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये इसका जो सोर्स है वो पूरा का पूरा हमारा आरबीआई की साइट से ही लिया गया है एंड उसी के कंटेक्स्ट में हम आज डिटेल्स में समझेंगे कि क्या अपनी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। सो करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ये कई प्रकार के अकाउंट होते हैं जो बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स हैं स्पेशली द बिजनेसमैन ये यूज करते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए। लेकिन इन मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करने से होता क्या है, बैंक्स जो कि अमूमन क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ योर कैश क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल इन जनरल, उनके लिए ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि फंड्स का यूटिलाइजेशन हो कहाँ रहा है। सो इन चेंजेस को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर क्रेडिट डिसिप्लिन बनाने के लिए और बैंक्स को एक क्लोजर ट्रैकिंग सिस्टम देने के लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस का फ्रेमवर्क बैंक्स के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैश क्रेडिट अकाउंट से। कैश क्रेडिट अकाउंट जो है वो इंटायरली डिफर करता है करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट से, बिकॉज कैश क्रेडिट अकाउंट जो इसेंशियली एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, ये एक बिल्कुल सेपरेट तरीके का अकाउंट है और यहाँ पे जो भी आपकी लिमिट फॉर्मेशन होती है वो टोटली बोरोवर के करंट एसेट से होती है। ऑल्दो देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिसमें आपकी सीसी लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट होती है और किस हिसाब से बैंक्स जो हैं उनको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ये हम किसी नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली पढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये जानेंगे कि इस पर्टिकुलर सीसी अकाउंट पे आरबीआई ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। बैंक में ऑपरेट सीसी अकाउंट एज वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज linked to the current asset. No credit/fund based restriction is provided. Second is your current and OD account. So major changes यहीं पे आए हैं, समझते हैं। करंट एंड ओडी अकाउंट को समझने से पहले दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है आपका बैंकिंग सिस्टम। सो बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग योर स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द पेमेंट बैंक. It also covers your urban cooperative bank, rural cooperative banks, namely state cooperatives and central cooperative banks. So total banking system को इन सारे बैंक्स को मिला के या फिर कस्टमर ने कहा जाए तो इन सारे बैंक्स में से किसी ना किसी बैंक से जो भी फैसिलिटी ली होगी इनकी इन टोटलिटी को बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। सेकेंड वर्ड है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है total credit facility which is taken by the borrower from the banking system. इन सारे बैंक से मिला के, मतलब कुछ फैसिलिटी कमर्शियल बैंक से ले रखी है, कुछ फैसिलिटी आपकी लोकल एरिया बैंक से ले रखी है, कोई आपकी आरआरबी से ले रखी है, इन तीनों चारों पांचों बैंकों से मिला के जो टोटल फैसिलिटी एक बोरोवर ने ले रखी है उसे हम बोलेंगे एक्सपोजर। सो इसमें दो कंटेक्स्ट आए हैं आपके, क्या है देखते हैं। पहला, if total banking system exposure is less than 10 करोड़। हाँ जी, यानी कि अगर किसी भी कस्टमर ने 10 करोड़ से कम की फैसिलिटी ले रखी है ओवरऑल टोटल बैंकिंग सिस्टम से, तो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट को कहीं भी खुलवाने की। वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से किसी भी बैंक के अंदर अपना ओडी/करंट अकाउंट खुलवा सकता है। बट अगर उसका एक्सपोजर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, बिकॉज 10 करोड़ इज अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट, अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो बैंक को कुछ नियमित गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर उसको अपना करंट एंड ओडी अकाउंट खुलवाना है। सो इसके अंदर क्या आएगा आपका, बैंक में मेंटेन सच करंट एंड ओडी अकाउंट्स ओनली
if it has greater than 10% share in total banking system exposure या फिर greater than 10% share in total banking system fund based। अब ये यहाँ कहना क्या चाह रहा है? से हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कस्टमर की फैसिलिटी मल्टीपल बैंक से चल रही है। सो कस्टमर को किसी ए बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है अपना करंट और ओडी अकाउंट, तो उस ए अकाउंट का जो लेंडिंग शेयर है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% होना चाहिए, जो उस कस्टमर का ओवरऑल बैंकिंग शेयर है उसके कॉन्टेक्स्ट में, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आपका 10% इन कंटेक्स्ट टू योर फंड बेस्ड फैसिलिटी। यहाँ पे फंड बेस्ड एक्सपोजर को इतनी प्राथमिकता इसलिए दी गई है क्योंकि फंड बेस्ड एक्सपोजर ही बेसिकली कहा जाए तो ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा जो काम आता है वो फंड बेस्ड एक्सपोजर ही काम आता है। इनफैक्ट फंड बेस्ड एक्सपोजर जिन बैंक्स ने दे रखा है उनका इंटरेस्ट कस्टमर की ट्रांजैक्शंस को चेक करने में ज्यादा से ज्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर कोई बैंक है, अगर हम बात करते हैं अगर कोई बैंक है जो अबव क्राइटेरियाज मीट नहीं करता है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या बात आ गई, यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हैं आपके, ठीक है ना। अब उसमें से एक बैंक जो है आपका क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। अब तो उन मल्टीपल बैंक्स में से जिन भी बैंक्स का लार्जेस्ट एक्सपोजर होगा वो ऑपरेट कर सकते हैं करंट और ओडी अकाउंट। हालांकि यहाँ पे एक और चॉइस है, where only one bank has any exposure, मतलब यहाँ पे हम multiple banks की बात नहीं कर रहे, only one bank has any exposure. One additional bank can also choose by the borrower may operate a current account subject to NOC from the lending bank. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंक A है और बैंक B है। बैंक A ने सारा एक्सपोजर दे रखा है, where only one bank has any। तो बैंक B जो है वो कस्टमर ने चुना and customer wants that यहाँ पे उसको अपनी करंट एंड ओडी अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा लेंडिंग बैंक से और अपना अकाउंट वहां पे उस पर्टिकुलर बैंक में ओपन करवा देगा। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो हमने ऊपर ये जो गाइडलाइंस पढ़ी थी विच इज योर ग्रेटर देन 10% वाली गाइडलाइंस हमने पढ़ी है, अगर कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो बोरोवर अपने मन की इच्छा के हिसाब से करंट अकाउंट उस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में खुलवा सकता है जिसमें भी उसका मन करता है, प्रोवाइडेड उसको एनओसी लेनी पड़े। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ओवर हियर इज दैट इफ a bank is not have your lending exposure and the total exposure of that particular customer is greater than 10 CR, तो NOC की आवश्यकता आपको पड़ेगी। Then we come to the point collection accounts। अब ये collection accounts क्या है? So basically collection account refers to current account or an OD account that is mainly used to receive cash inflows of the account holder, ठीक है। So कोई भी payment, कोई भी cash withdrawals होते हैं वो इस अकाउंट के थ्रू जो बोरोवर है वो कर सकता है। एंड हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कहने की बात ये है कि अगर कोई बोरोवर जिसने कलेक्शन अकाउंट ओपन करवाया है वो कलेक्शन अकाउंट ओपन करवा सकता है, बट ऑन अ कंडीशन दैट फंड्स हैव टू बी रेमिटेड टू दी फंड्स जो है आपके रेमिट होने चाहिए 2 वर्किंग डेज में। जैसे ही आपको रिसिप्ट होते हैं या फिर जो भी आप जब जैसे भी आपको फंड मिलता है उसके 2 वर्किंग डेज में आपके जो फंड्स हैं वो रेमिट होने चाहिए, ठीक है। देन वी कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट विच इज एग्जेम्पशंस। अब कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर एग्जेम्प्टेड हैं, ये जो हम अभी फैसिलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट योर यू नो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर करंट अकाउंट, ये वाली जो उसमें एक्सेप्शंस क्या हैं। रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होते हैं अकाउंट्स अंडर फेमा रेगुलेशन, ये अप्लाई नहीं होते हैं स्टैट्यूटरी और रेगुलरिटी अकाउंट्स व्हिच आर मैंडेटेड बाय आरबीआई, सेबी, IRDAI और गवर्नमेंट। ऑल्सो द अकाउंट्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज यूज फॉर द कोर ऑपरेशन। इन सारे आपके जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं इसके अंदर आपके एग्जेम्पशंस हैं और इसमें कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आरबीआई ने दी हैं वो लागू नहीं होती। इसके अलावा आरबीआई ने एक्स्ट्रा गाइडलाइंस दी हैं कि बैंक में अगर कोई इस तरीके के स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिक्वायर करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट अकाउंट, सो इट कैन be maintained but with a board approval policy, all right। So the basic purpose behind these details are आपको कोई भी फंड डाइवर्जन हो रहा है या अगर कोई मिसयूज हो रहा है फंड्स का, द फंड्स दैट आर गिवन बाय द बैंक, उस पे आपको कंट्रोल लगाना है, उस पे आपको चेक लगाना है।
What about the compliance and monitoring? So बैंक को अपनी जो भी existing accounts हैं उनकी review और compliance को at least half yearly करना है. The directions are given by the Reserve Bank of India. And it is also mentioned, if a bank finds that it is no longer eligible to maintain the current account or an OD account. So यहाँ पे ये वाली बात आ गई कि अकाउंट पुराना है, एक्सपोजर कस्टमर का पुराना है, हालांकि अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता कोई भी बैंक. इस केस में बैंक क्या करेगा? बैंक को कस्टमर को इंटीमेट करना है विद इन 1 month ऑफ आइडेंटिफाइंग द इनएलिजिबिलिटी. हाँ जी, 1 महीने के अंदर अंदर बैंक को इंटीमेट करना है कस्टमर को, और फिर उस अकाउंट को या तो कलेक्शन अकाउंट में कन्वर्ट करना है या फिर उस अकाउंट को क्लोज कर देना. सो आरबीआई ने बेसिकली कहा है कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए. जैसे ही बैंक को ये पता चलता है कि इट इज नो लॉन्गर एबल टू मेंटेन द करंट और द ओडी अकाउंट ऑफ अ कस्टमर बिकॉज ऑफ ABC reasons that are stated. Also, the RBI has been very strict in telling the banks to take care of the CBS monitoring of such accounts at the borrower level. Let's come on to the last part of our article, wherein prohibited activities. So account must only reflect account holders legitimate business. Yes, this is very important. यहाँ पे RBI wants to be very clear to the bank that the account that the bank is withholding should only reflect the account holders legitimate business transactions, and the third party or unauthorized transactions are to be prohibited. They are not to be addressed. They are not banks are not advised to allow those transactions. All right, and the last one is your term loan. Term loan has to be disbursed directly to the beneficiary account for the specific end use and not through the customer. So with this we have come to the end of our discussion on the particular topic. So last but not the least, these amendments will take effect from April 1st, 2026. Yes. However, banks may choose to implement them in full even earlier if they wish. With this, we are going to end today's session, and I hope to see you all in the next forthcoming sessions wherein we are going to discuss more about the financial terms or the changes that are happening in the economy. Till then, bye-bye, take care, God bless you.